हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन शर्मा का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ राष्ट्रीय आंदोलन का ये पार्ट 3 वीडियो। बाकी इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो करा चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, देखिए ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर ये बीपीएससी टीआरई के लिए और स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है बीपीएससी टीआरई में एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो बुक है वो एनसीईआरटी एससीईआरटी कॉन्सेप्ट को लेते हुए, उस टॉपिक को लेते हुए थोड़ा जो है बाहरी इन्फॉर्मेशन भी देता है, इसलिए ये बुक जो है काफ़ी बेहतर कंटेंट देता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। वे कांग्रेस के स्वराज के उद्देश्य से संतुष्ट नहीं थे और स्वराज का अर्थ समाज के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक है, स्वराज का अर्थ जो था समाज के अंतर्गत जो है स्वशासन प्राप्त करना था। तो वे कांग्रेस के स्वराज के उद्देश्य से संतुष्ट नहीं थे। स्वराज का अर्थ जो था समाज के अंतर्गत स्वतंत्र प्राप्त करना था। देखिए ये जो है कुछ पिछला वीडियो आप देखिएगा पार्ट 2, तब जाके ये फिर आपको ये ऊपर वाले जो टॉपिक है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, अतः यह पूर्ण आज़ादी नहीं थी। ठीक है, स्वराज प्राप्त करना भी पूर्ण आज़ादी नहीं थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना होना चाहिए। पूर्ण स्वाधीनता, पहले पूर्ण स्वराज का मांग उठा था, फिर बोला नहीं पूर्ण स्वराज नहीं चाहिए हमको, अब पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। ठीक है, स्वराष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना होना चाहिए और आम जनता के सक्रिय सहयोग से ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट है कि साइमन कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने सन 1919 ईस्वी के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत के कामकाज की जांच करने के लिए एक कमीशन आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, इंडिया एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए एक कमीशन यानी आयोग बैठाया था। उस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसलिए वह साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इनमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। कमीशन की नियुक्ति से सारे देश में विरोध की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि एक भी भारतीय नहीं था और भारतीयों का तो काम करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगा ये। 1927 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने भी कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। उसके बाद इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसी कारण से व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। व्हाइट कमीशन यानी व्हाइट मैन कमीशन जो कहते हैं कमीशन को ही। कमीशन जो था वो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा था। उस दिन देश के लगभग सभी भागों में हड़तालें हुई। उसी दिन दोपहर को कमीशन के बहिष्कार की घोषणा करने के लिए सारे देश में सभाएं आयोजित की गई। कमीशन जिस स्थान पर भी गया वहां उसके विरुद्ध तीव्र प्रदर्शन हुए और हड़तालें भी हुई। लखनऊ में अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत को भी पुलिस की बर्बरता झेलनी पड़ी थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत को भी जो है पुलिस की बर्बरता झेलनी पड़ी थी। डॉक्टर M.A. अंसारी यानी मोहम्मद हामिद अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करके ये घोषणा की गई थी कि भारतीय जनता का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। ठीक है, अब पूर्ण स्वराज का वो जो मांग करता था वो खत्म हो गया, पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, उसका मांग होने लगा। अब यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और एस सत्यमूर्ति ने इसका अनुमोदन किया था। पूर्ण स्वराज का जो मांग का को तेज करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक एक संगठन की स्थापना 1942 में की गई थी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1942 में की गई थी। क्यों की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग को तेज करने के लिए की गई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अयंगर, सत्यमूर्ति और शरद चंद्र बोस जैसे कई नेता इस लीग का नेतृत्व कर रहे थे। दिसंबर 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कई नेताओं ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने के लिए कांग्रेस पर जोर डाला। ठीक है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। पूर्ण स्वाधीनता की मांग। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी द्वारा 31 दिसंबर 1929 को एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें घोषणा की गई कि कांग्रेस के संविधान की धारा 1 में स्वराज शब्द का अर्थ होगा पूर्ण स्वाधीनता। कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 26 जनवरी 1929 को का दिन जो था संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे भारतीय जनता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। 26 जनवरी के विशिष्ट महत्व के कारण ही इसे संविधान लागू करने के दिन के रूप में चुना गया और यह प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक जो बोलो आप, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ। यह आंदोलन गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से आरंभ हुआ था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी की और पैदल यात्रा की। दांडी अहमदाबाद से करीब 385 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित था। गांधी जी और उनके साथी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे। समुद्र के पानी के वाष्पीकरण के बाद बने नमक को उठाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया।
ठीक है। नमक के उत्पादन पर सरकार का एक अधिकार था, इसलिए किसी के लिए भी नमक बनाना गैर कानूनी था। नमक कानून को तोड़ने के बाद संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। फिर तमिलनाडु में भी क्या हुआ था कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह ही तिरुचिनापल्ली से वेदांत तक की नमक यात्रा की थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तमिलनाडु में जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिनापल्ली से वेदांत तक की नमक यात्रा की थी। धरासना जो कि गुजरात में पड़ता है, सरोजिनी नायडू जो एक प्रसिद्ध कवित्री और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ने नमक के सरकारी भंडार गृहों एवं अहिंसात्मक सत्याग्रहों की यात्रा का नेतृत्व किया था। देश भर में प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और बाद में लोगों ने कर देने से मना कर दिया। ठीक है, फिर सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आइए फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आंदोलन शुरू होने के एक वर्ष के भीतर ही करीब 90,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफर खान ने किया था। वे सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। शामिल कमीशन द्वारा सुझाए गए सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन स्थापित किया था, मतलब सम्मेलन आयोजित किया था। ठीक है, कब किया था? तो 12 नवंबर 1930 को। ठीक है, कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, परंतु भारतीय राजाओं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कुछ अन्य संगठनों के प्रतिनिधि उसमें शामिल होने के लिए लंदन गए। वायसराय इरविन ने 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस को सहमत करने का प्रयास किया। गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया जिनके खिलाफ हिंसा के आरोप नहीं थे। कांग्रेस ने भी सभी ने अवज्ञा आंदोलन वापस लेना स्वीकार कर लिया। वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मार्च 1931 में क्या हुआ, कराची में जो है कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। उस समझौते को जो है मान लेने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना गया था। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ठीक है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव में उन मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी जिन्हें जाति और धर्म के भेदभाव के बिना जनता को प्रदान करने का वादा किया गया था। प्रस्ताव में कुछ भी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, भारतीय उद्योगों के विकास और मजदूरों एवं किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकार किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। ठीक है, और गांधी जी के अतिरिक्त अन्य भारतीयों ने भी सम्मेलन में भाग लिया था। उनमें भारतीय राजा, हिंदू, मुस्लिम एवं सिख संप्रदायों के नेता भी शामिल थे। सहमति न बनने पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सफल रहा। ठीक है, गांधी जी के भारत लौटने के पश्चात 28 दिसंबर 1931 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ कर दिया गया, जिसके कारण गांधी जी और दूसरे नेता गिरफ्तार हुए। लगभग एक साल में 1,20,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया और आंदोलन को मई 1934 में फिर वापस ले लिया गया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। देसी रियासतों के विरुद्ध आंदोलन। भारत में अंग्रेजों द्वारा शासित प्रदेशों, ब्रिटिश भारत के अतिरिक्त भारतीय नवाबों, राजाओं और शासित रियासतों की थी। ये रियासत पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थे। अंग्रेजों ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए इन रियासतों को बनाए रखा था। इन रियासतों की संख्या करीब 562 थी और इनमें भारत की करीब 20% आबादी बसी हुई थी। इनमें जम्मू और कश्मीर, मैसूर और हैदराबाद जैसे कुछ राज्य तत्कालीन यूरोप के कुछ राज्यों से भी बड़े थे। अधिकांश रियासतों में जनता की दशा शेष देश की जनता की दशा से निम्नतर थी। अधिकतर राजा अपनी रियासतों को अपनी निजी संपत्ति समझते थे। ये राजा विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन रियासतों में शिक्षा के प्रसार, गरीबी दूर करने और जनता का जीवन स्तर सुधारने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया था। अनेक रियासतों में अभी भी कई अमानवीय प्रथाएं जारी थी, जैसे बेगारी की प्रथा, यानी बिना मजदूरी दिए लोगों से काम करवाना। जब ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ तो रियासतों के लोगों में जागरूकता आने लगी। तब वे जनतांत्रिक अधिकारों और जनतांत्रिक सरकार की मांग करने लगे। लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए इन राज्यों में प्रजा मंडल जैसे संगठन स्थापित किए गए थे। आरंभिक संगठन प्रजा वर्मा आदि के नेतृत्व में राजस्थान की रियासतों में स्थापित हुए। रियासतों की जनता के ये सभी संगठन ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस में एकीकृत हुए। बलवंत राय मेहता जिन्होंने भावनगर गुजरात में प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनना है ना कि गुजरात में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता ने की थी। इस नए संगठन के सचिव बने थे। इस संगठन द्वारा मांग की गई कि भारतीय रियासतों को भारतीय राष्ट्र का अंग माना जाना चाहिए। 20वीं सदी के चौथे दशक में भारतीय रियासतों की जनता का आंदोलन अत्यधिक शक्तिशाली बना। इस आंदोलन के कुछ प्रमुख नेता थे। राजस्थान में जय नारायण प्रयास तथा जमनालाल बजाज, उड़ीसा में सारंगधर दास, जावनखोर में एनी मस्करेने तथा पट्टमाएथानु पिल्लई, जम्मू कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला तथा हैदराबाद में स्वामी रामानंद तीर्थ।
राजा महाराजाओं के ने सविनय आंदोलन को कुचलने में भी अंग्रेजों की मदद की। ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी के आंदोलन को कमजोर करने के लिए भारतीय रियासतों का इस्तेमाल किया। तो इस तरह जो है आपका जो राष्ट्रीय आंदोलन था, नेशनल मूवमेंट का जो ये पार्ट 3 वीडियो है वो समाप्त होता है। बाकी मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी हाँ, इसके बाद जो है नेक्स्ट 2 वीडियो 2 पार्ट और आएगा, पार्ट 4 और पार्ट 5। तो आपका जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो टॉपिक जो था वो पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लीज़। फॉर मोर लूट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स and visit the channel.